जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम प्रदीप सर, वेलकम सोमा मैम। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना मुझे हमें मान सम्मान दिया। मैं वाकई में मतलब क्या बोलूं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और मीटिंग शुरू होने से पहले मैं जितने लोगों से अभी बात कर रहा था उनसे बात करने का मुझे मौका मिला। मैं वाकई में आज अपने आप को बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अनूप सर एंड मैम, आप लोगों ने हमें बुलाया। इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप हमें दे रहे हैं। वी आर सो मच हैप्पी। वेलकम सर, वेलकम मैम। आज हम वी आर डैम कॉन्फिडेंट कि आज आग लगने वाली है। इस जूम रूम में जो 1000 लोग हैं, उसके अलावा फेसबुक पे भी 1000 लोग हो गए और आज बिल्कुल आग लगने वाली है। मुझे पता है कि खेल बड़ा होने वाला है। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू एवरीवन। मैं सेशन की शुरुआत मैं अपनी लाइफ पार्टनर, मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी वाइफ एंड फ्रेंड शोमा चक्रवर्ती जी को बोलूंगा कि प्लीज वो भी बताएं अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप मोदी केयर में आए या आपको कैसा लग रहा है अभी तक। मैं उनसे बोलूंगा प्लीज। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। नर्वस हूँ पता नहीं क्या बोलूंगी। तैयारी तो करके आई हूँ, देखते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम करती हूँ आज के जूम सेशन में आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू अनूप सर, मैम, जिन्होंने इतना बड़ा मंच दिया हमें हमारी जर्नी शेयर करने का। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी स्टार्ट होती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर मोदी केयर को क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा एक सपना था कि फाइनेंशियल आजादी मुझे पाना है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ कि जब मैं स्कूल में थी 8-9 स्टैंडर्ड में, तो अचानक एक दिन मेरे पिताजी बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज्ड हुए। तो उनका जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो धीरे धीरे एक तरफ ट्रीटमेंट चल रहा था और एक तरफ हॉस्पिटल्स के बिल बहुत बढ़ रहे थे। परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ मैं एकमात्र बेटी और मम्मी और पापा। तो यही करते करते हॉस्पिटल्स के बिल चुकाते चुकाते बैंक बैलेंस बिल्कुल 0 हो चुका था। लास्ट में घर भी बेचना पड़ा। और ताज्जुब की बात यह है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, कि मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाई। आज जहां से भी वो मुझे देख रहे हैं तो वो मेरे ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे और प्यार दे रहे होंगे मुझे। तो फ्रेंड्स, ये बात तो मुझे समझ में आ चुकी थी, फिर भी जिंदगी कट रही थी। तो स्कूलिंग करने के बाद मैंने आफ्टर 12 जॉब स्टार्ट किया। मजबूरी थी क्योंकि घर चलाना था। माताजी जॉब कर नहीं सकती थी। तो इसी तरीके से जिंदगी कट रही थी। और उसी छोटी सी उम्र में मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी कि फाइनेंशियल स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट ये बहुत कड़वी सच्चाई है। पैसा ही आज के डेट में सब कुछ होता है। पैसा रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बिना पैसा के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मेरी लाइफ कट रही थी। तो कुछ साल बीतने के बाद रिश्तेदारों ने तय किया कि मम्मी से बात करके कि शादी के लिए शादी दे दी जाए। तो 2004 में मेरी शादी हुई। बहुत अच्छे परिवार में आई मैं, अच्छे हस्बैंड भी मिले। तो कुछ साल बाद बच्चे भी हुए। मेरे दोनों बच्चे हैं। बेटी जो है 11th स्टैंडर्ड में है और बेटा जो है 5th में है। तो अच्छी जिंदगी कट रही थी। पर बीच बीच में वो जो एक फाइनेंशियल आजादी पाने का जो सपना था मेरा, वो दस्तक दे रहा था। मैं घबरा रही थी कि
कहीं जैसे शादी से पहले जो सिनेरियो मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो स्ट्रगलिंग टाइम मैंने देखा है, दोबारा भगवान ना करे शादी के बाद भी वही स्ट्रगलिंग टाइम मुझे देखना पड़े। तो इसीलिए मैं अपने मनी मन पे सोचती थी कि काश मैं कुछ ऐसा काम कर पाती जिससे मैं अपने परिवार को, हस्बैंड को हेल्प कर पाती और साथ में बच्चों का भी ध्यान रखते हुए कुछ काम कर पाती, क्योंकि जॉब कर नहीं सकती थी, बच्चे छोटे थे, उनको कौन देखता। तो इसीलिए मनी मन ये बातें चलती थी। तो एक दिन मैं और प्रदीप जी ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने प्रदीप जी से ये सारी बातें शेयर की कि प्रदीप जी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपको भी हेल्प करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहती हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ जहाँ पे मुझे घर पे रहते हुए बच्चों को देखते हुए कुछ कैसा ऐसा काम अगर मिल जाए। तो तब फ्रेंड्स मुझे प्रदीप जी ने मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे पूछा कि क्या तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हो, क्या मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। तो तब मैंने कहा, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इतने बड़े मंच पे प्रदीप जी का, जिन्होंने मुझे मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करवाया। प्रदीप जी ने मोदी केयर के बारे में सारी बातें बताई कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसे है, और साथ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ में विदेश यात्रा, मान सम्मान, ये सारी चीजें बताई। तो वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम था ना, वो एक वर्ड वो मेरे माइंड में क्लिक कर गया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने ही प्रदीप जी के माध्यम से ये बातें बुलवाई है, क्योंकि मेरा सपना था, मुझे पाना था फाइनेंशियल फ्रीडम। तो तब मैंने मोदी केयर को अच्छे से समझा, मोदी केयर के सिस्टम को समझा प्रदीप जी के माध्यम से, और साथ में प्रेजेंटेशन, डेमोस वगैरह सब कुछ देखे। मजेदार बात ये है दोस्तों कि जब भी मैं प्रदीप जी के साथ होम मीटिंग्स में जाती थी तो हमेशा तय रहता था कि प्रदीप जी मुझे पहले ही निकलने से पहले ही बोलते थे कि तुम आज डेमो करना और मैं प्लान दिखाऊंगा। तो पर मैं किसी भी कारण, किसी भी तरीके से ना प्रदीप जी को टरका देती थी। मैं कहती थी नहीं नहीं बाबा, आज तुम ही करो, मैं कल कर लूंगी, बाद में करूंगी, आप करो, मैं बाद में करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीता। फिर प्रदीप जी ने, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था ना, घबराती थी मैं, तो फिर प्रदीप जी ने मुझे हौसला दिया कि शोमा, अगर तुम घर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो, तो मोदी केयर भी कर सकती हो। तो इसके लिए भी मैं श्रेय प्रदीप जी का ही दूंगी, क्योंकि इन्होंने ही मुझे निखारा है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारी चीजें समझी और मुझे बहुत खुशी है, आज मेरे टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और कुछ ना कुछ करना चाहती है अपने लाइफ में। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उनके साथ मिलके काम करती हूँ और जब उनको भी मंच दिया जाता है कुछ बोलने का, क्योंकि शाबाशी मिलती है। यहाँ पे हम लोग तो घर पे 24 आवर्स लेडीज काम करती हैं, बट शाबाशी शायद ही कोई देता होगा, बट मोदी केयर वो अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि किस तरीके से हम लोगों से शाबाशी हमें मिलती है। सो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को करना चाहिए, जो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए बोलूंगी, लेडीज के लिए बोलूंगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा जो फ्लेक्सिबल टाइम हमें देता है ना, कि हम लोग जो भी टाइम, अपना मी टाइम जो बचता है हमारे पास, जैसे दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो, उसमें भी हम नेटवर्क मार्केटिंग घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए ये काम हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई लागत नहीं लगानी, आपको सिर्फ एक शॉप चेंज करनी है। तो इसी से आप अपनी बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस का स्टार्टअप दे सकते हैं, राइट। और थैंक यू बोलना चाहूंगी समीर सर का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया। सो फ्रेंड्स,
और एक बात बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा ही इनकम नहीं करवाता, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल दिलाता है नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्फ डेवलपमेंट दिलाता है नेटवर्क मार्केटिंग, और साथ में बहुत सारी चीजें जो अगर आपके लाइफ में कभी स्ट्रगलिंग टाइम आए उसको कैसे हैंडल करना है वो भी चीज सिखा देता है, स्ट्रांग बना देता है नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं आप लोगों के सामने, अनूप सर और मैम ने हमें मौका दिया, मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पे, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार हूँ प्रदीप जी का, जिन्होंने मुझे आज ये जो मैं इतना बड़े मंच में आप लोगों के साथ जितना भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, जितना भी बोल रही हूँ ये इनकी बदौलती है, इन्होंने मुझे निखारा है। और मैं ये एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि चाहे आपके परिवार से, चाहे हस्बैंड जुड़े हो मोदी केयर से या वाइफ जुड़ी हो मोदी केयर से, सभी को हेल्प करना चाहिए, सभी को आपका योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब एक फैमिली एक साथ बन के एक काम बॉन्डिंग हो जाती है तो वो काम अलग ही निखरता है, बिजनेस अलग ही निखरता है। और साथ में लास्ट मैसेज थैंक यू मैं खुद को भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहूं तो भगवान भी आके मुझे नहीं चेंज कर सकते। तो तभी हमारे समीर सर कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो इसीलिए मोदी केयर करने से पहले या नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को चेंज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओवर टू थैंक यू सो मच। शोमा मैडम ने ज्यादा ही मेरा तारीफ कर दिया, इतना कुछ नहीं बोला था बिजनेस शुरू करने से पहले। एक सेकेंड, मैं जरा ना अच्छा, इतना कुछ नहीं समझाया था बिजनेस करने से पहले। मैंने तो फ्रीडम दिया था कि देखिए आपकी लाइफ है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, मैं भी फ्रीडम देने वाला कोई नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रीडम होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। और मैंने उनको बोला कि आइए, आपका स्वागत है, बस हमने किया। तो एनीवेज, मैं अगेन सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं अपने माता पिता का, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ये ना दिया होता तो मैं आज आप लोगों के सामने यहां बैठा ना हो। मेरे माता जी श्रीमती उषा रानी चक्रवर्ती, मेरे पिताजी श्रीमान पंकज कुमार चक्रवर्ती, उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करवाया, इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ, अनूप सर ने बिल्कुल सही बोला कि मैं सेकंड जनरेशन हूं मोदी केयर में। कई लोग बोलते हैं कि सेकंड जनरेशन भी होती है, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जी हाँ, मैं आपके सामने लाइव एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मेरे पिताजी ने 1996 अगस्त 26 तारीख को मोदी केयर ज्वाइन किया। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी 26 अगस्त 1996 को। उन्होंने करीब 4 से 5 साल काम किया। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनकी उम्र भी हो चुकी थी, 61 ईयर्स हो चुकी थी। अब वो कहते थे अब मैंने जितना मोदी केयर में कर लिया है, मेरे वहां से जितना भी मेरा आता है एज अ पेंशन, मैं खुश हूं। हर बार मुझे कहते थे कि बेटा आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझना चाहिए, लेकिन मैं यंगस्टर, जवान खून, गर्म खून नहीं समझता था।
मेरा मन था कोई एक ऐसा आलीशान सा ऑफिस हो, उसमें बैठा हूं और बड़ा सा टेबल हो, वहां पर बिजनेस करूं, लेकिन नहीं कर पाया। आप विश्वास कीजिए 2004 की बात से शुरू करता हूं, जब मेरी शादी हुई। क्या आप बिलीव करेंगे कि शादी के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया, वो भी वाइफ के कहने पे। मेरी वाइफ ने मेरी बहुत तारीफ करी, लेकिन आज जो भी हूं मैं माता पिता के आशीर्वाद और अपनी वाइफ के सहयोग से हूं। 2004 में जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो मेरी तनख्वाह पता है कितनी थी? 4,500 रुपए, और कट कटा के मेरे पास 4,000 रुपए आते थे। मैं बड़ा खुश था तब, क्योंकि घर जो है वो तो पिताजी चला रहे थे ना। करीब 15 से 20,000 रुपए वहां से मोदी केयर से आते थे, और इधर उधर से कुछ पैसा आता था। तो मैं क्या करता था, 4,000 रुपए का अपने ऊपर और अपनी वाइफ के ऊपर खर्च कर देता था, और कभी कभार पापा मम्मी को कुछ खिला दिया या कुछ दिला दिया, बस आई वॉज हैप्पी। जब 2005 में मेरी बेटी हुई, उनका जन्म हुआ, तो आप लोगों को पता है जब घर में एक नया मेहमान आता है तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको ही उठाने पड़ते हैं। तो जॉब भी चेंज करी, तनख्वाह हो गई 7,000 रुपया पर मंथ। खुश था, क्योंकि घर तो पापा ही चला रहे हैं ना। उसके बाद करीब मैं ये बता रहा हूं 2006 में मैंने एक और नई कंपनी ज्वाइन करी, HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। तनख्वाह हो गई 10,000। मैं बड़ा खुश हो गया, पैसे बचने लगे थे, क्योंकि घर तो पापा ही चला रहे थे ना। घर तो पापा ही चला रहे थे। लेकिन जब पिताजी का देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास 2010 में हुआ, मेरी माताजी का स्वर्गवास 2008 में हुआ। बड़ा दुख हुआ। जब सर से माँ बाप का साया उठ जाता है ना, आप लोग जानते होंगे, जिनके माँ बाप नहीं है वो समझते हैं कि कैसा फील होता है। अनाथ हो गया था, घर को कैसे मैनेज करके चलाना है नहीं पता था। टफ सिचुएशन थी, हालांकि तनख्वाह अच्छी हो गई थी। ऐसे करके करके वक्त बीतता गया, चलता गया। दुनिया ने सब कुछ सिखाया। वाइफ अच्छी थी, समझदार थी, चलता रहा। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, HCL में मैंने कभी दिन की ड्यूटी नहीं करी, नाइट ड्यूटी में ही था। इसीलिए सन 2012 में 12 तक जब पहुंचा मैं, बेटी मेरी 6 साल की कब हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि रात को जागता था, दिन में सोता था। जब सुबह घर वापस आता था, बच्चा स्कूल चला जाता था। जब मैं ऑफिस चला जाता था, बच्चा घर वापस आता था। अब मैं आपको ले चलता हूं सन 2012 में। बड़ा टफ क्राइसिस आया मेरी लाइफ में। कई लोगों को पता होगा कि सन 2012 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि IT कंपनीज जितनी हैं अमेरिका की, वो अपना हिंदुस्तान से काम वाइंड अप करने वाली है। और मेरी कंपनी HCL भी कुछ इसी से ही रिलेटेड थी। हमारा भी मैक्सिमम बिजनेस US से था। आपको पता मेरे मैनेजर ने मुझे क्या कहा? मेरे मैनेजर कहता है, प्रदीप दूसरी नौकरी ढूंढ लो या जस्टिफाई कराओ अपने काम को कि कंपनी आपको रखे तो क्यों रखे। मैंने बोला अपने मैनेजर को, बॉस 8 साल हो गए इस कंपनी में, क्या अभी भी मुझे जरूरत है जस्टिफिकेशन देने की कि कंपनी मुझे क्यों रखे? मैनेजर कहता है, MNC कंपनीज ऐसी होती है, रिलेशनशिप नहीं बनाती है। आपको जस्टिफाई करो या तो कोई और नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको हिंट दे दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस दिन जब मैं घर आया, अर्ली सुबह 4 बजे के आसपास आया मैं घर पे, मैंने देखा मेरी वाइफ और मेरी बेटी सो रही है। कुछ ना बोलते हुए उनके पास में जाके बैठा, और 2 मिनट पता क्या सोचा? सोचा कि कितनी सुकून से सो रहे हैं ये, लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है। खुदा ना खास्ता नौकरी चली जाएगी, अगर मैं सुसाइड कर लूं, ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, तो इनका क्या होगा?
क्योंकि नौकरी नहीं रहेगी तो सैलरी नहीं रहेगी, सैलरी नहीं रहेगी तो पैसा नहीं रहेगा, तो ये क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे पिएंगे। भगवान ना करे मुझे कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हो जाए, मेरे पास तो सेविंग्स भी नहीं है। डर लग गया, वाकई में मैं बहुत डर गया, घबरा गया। अगले दिन सुबह यही सोचता सोचता बड़े टेंशन में, नींद ही नहीं आई। सुबह उठा, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, दोपहर का वक्त था। तभी मैं ये सन 2012 की बात कर रहा हूं। आप लोगों को, कई लोगों को पता है कि सन 2012 में कंपनी एनईएफटी नहीं करती थी, कमीशन का चेक ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता था, वो आपके हाथ में या आपको घर पे एक कोरियर के थ्रू चेक आता था। तो चेक आया, मैंने चेक खोला और देखा कितने, करीब 20,000 के आसपास था। तब मैंने सोचा एक बात, मैंने बोला यार, जो कंपनी मैं 8 साल से काम कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक दिन रात मेहनत कर रहा हूं, उस कंपनी ने मेरे से पूछ लिया कि जस्टिफिकेशन दो अपने काम की, वरना जॉब छोड़ दो। कोई रिलेशन नहीं, नथिंग। 8 साल का नाता टूट जाएगा। और दूसरी तरफ मोदी केयर, जिसको मैं पसंद नहीं करा था या मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, या नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में मेरी गलत धारणा थी, मेरे पिताजी ने जो बिजनेस स्टार्टअप किया था, उनके जाने के बावजूद वो कमीशन दे रही है, इनकम दे रही है, एक तरह का रॉयल्टी। यस, एक तरह का नहीं, ये वाक्य में ये कहते हैं रॉयल्टी बिजनेस, ये रॉयल्टी बिजनेस दे रही है, रॉयल्टी प्रॉफिट दे रही है। तो दिमाग की घंटी बज गई। मैंने सोचा कि अब और कुछ और ना सोच के मोदी केयर करना है। लेकिन आसान नहीं था दोस्तों। मंडे टू फ्राइडे नाइट शिफ्ट करने के बाद सैटरडे संडे जो मेरी छुट्टी होती थी, उस सैटरडे संडे को मैं आराम करता था, क्योंकि नाइट शिफ्ट करता था ना, रेस्ट चाहिए था। लेकिन उस सैटरडे संडे को मैंने कन्वर्ट कर दिया मोदी केयर में। बाइक पे जाता था 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, वो प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू देने के लिए। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं आज अपनी वाइफ का, क्योंकि वो भी मेरे साथ पूरा योगदान था। वो भी मेरे साथ बाइक पे जाती थी, RX 100 हुआ करती थी, अभी भी है, उसी में जाते थे। मेरी बेटी 6 साल की उम्र, कहां छोड़ के जाएं, अकेला घर पे छोड़ नहीं सकते, बड़ी दीदी के घर में छोड़ के जाते थे। लेट हो जाता था, क्योंकि जानबूझ के उनके घर में बैठते थे, हम इधर उधर की बातें करते थे, जबरदस्ती चाय पीते थे। चाय पीने का शौक नहीं था कभी भी, लेकिन चाय इसलिए पीनी पड़ती थी कि काश अगर बात बने तो कोई एक बिजनेस प्लान दिखाने का मौका मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आते आते लेट हो जाते थे, रात हो जाता था। बिटिया ना खाए कभी कभार सो जाती थी, कहती थी कि नहीं मम्मी पापा आएंगे तो उनके साथ खाऊंगी, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करी बिटिया ने। और ये बात मैं आज इतने बड़े मंच के सामने और बोलना चाहता हूं कि तब सन 2012 में मेरी वाइफ एक्सपेक्टेड थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन तब भी बाइक पे हमने सफर किया, रिस्क लिया, लेकिन वाइफ ने भी कभी शिकायत नहीं करी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मेरी पूरी फैमिली जो है सपोर्टिव थी। ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि उनको पता था कि आज जो मैं कर रहा हूं, बच्चे या वाइफ ये जानते थे कि आज जो पापा कर रहे हैं, या मेरी वाइफ जानती थी आज जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं या हम एक साथ कर रहे हैं, इसका फल हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि वही उस दिन जो रात को मैं डर गया था ना, वो खौफ नहीं जा रहा था माइंड से। सैटरडे संडे काम किया, पार्ट टाइम काम करा, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा दिखा। पहला फॉरेन ट्रिप अचीव किया शंघाई का। शंघाई अचीव करते मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाओ, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि बॉस को जाके क्या बोलूंगा कि शंघाई घूमने जाना है, पहले से ही
जॉब पे तलवार लटकी पड़ी है। बॉस को बोलूंगा कि शंघाई जाना है, बॉस छूटते ही बोलता कि यहाँ नौकरी पक्की है कि नहीं है उसके बारे में सोचो, तुम शंघाई जा रहे हो। उसी दिन बाहर निकाल देते। तो छुट्टी नहीं मिली, मांगी थी लेकिन छुट्टी नहीं मिली, और मैंने डर के मारे शंघाई के बारे में डिस्कस भी नहीं करा। बड़ा बुरा लगा। कई लोग गए, हम बैठे रहे, मेहनत करते रहे सैटरडे संडे। मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑफिस से जब सुबह आता था, 2-3 घंटे सोता था, फिर दोपहर को भी मैं कोशिश करता तो एक आधी मीटिंग ले लेता था, वीक डेज में भी, मंडे टू फ्राइडे के बीच में भी। और उसका एक और नतीजा क्या हुआ, उसका एक और रिजल्ट क्या है कि हमने बहुत जल्दी ईयर 2013 में मलेशिया ट्रिप अचीव किया। बड़ा अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा सा व्यू क्लियर हो रहा था, वही कहते ना, बादलों के बीच से थोड़ी सूरज की किरणें नजर आ रही थी, कि लग रहा था कि यस हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इस बार मैंने अपने मैनेजर को जाके बोला कि सर मुझे इस बार छुट्टी चाहिए, लेकिन मलेशिया के बारे में डिस्कस नहीं किया। सर ने बोला क्यों चाहिए? मैंने बोला सर तबीयत ठीक नहीं है। कहता ठीक है, एक काम करो, डबल शिफ्ट करो और छुट्टी लो। 5 दिन की छुट्टी मिली, डबल शिफ्ट किया, नाइट शिफ्ट भी किया, दिन का शिफ्ट भी किया। डबल शिफ्ट करने के बाद मलेशिया जा रहा था। बड़ा एक्साइटेड था। एयरपोर्ट पहुंचे हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ। इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि पहली बार जहाज में चढ़ रहा था। वो व्यक्ति जो कभी दिल्ली से बाहर ना गया हुआ हो, आज वो इंटरनेशनल जा रहा है। वो व्यक्ति कभी भी जो हवाई जहाज में ना चढ़ा हो, आज वो हवाई जहाज चढ़ रहा है। एक्साइटमेंट थी, सर दर्द कर रहा था, फट रहा था, लेकिन उस एक्साइटमेंट के सामने वो सर दर्द बेकार था, कुछ नहीं हो रहा था। बहुत एक्साइटमेंट थी कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। जहाज में सोया नहीं। जब हम मलेशिया लैंड किया, मेरा एक ही टारगेट था, सबसे पहले मैं जहाज से नीचे उतर के मैं जमीन को हाथ लगाना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की जमीन और मलेशिया की जमीन में अंतर क्या है। टीवी में देखा था साफ सुथरा, बस सब कुछ चमकदार चकाचौंध होता है, ऐसा है कि नहीं है। विश्वास कीजिए, जब मैं जहाज से नीचे उतरा, मैंने जमीन को हाथ लगाया, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी, मेरे पेट में गूज़बम्स, गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने किसी और देश की धरती पर कदम रखा है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब हम हवाई जहाज से नीचे उतरे, वहां से उतरने के बाद, मतलब एयरपोर्ट से लेके होटल तक पहुंचने तक, मैंने अपनी वाइफ की तरफ नहीं देखा, वाइफ ने मेरी तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हम बाहर के सीन सिनरी देखने में इतना मसरूफ थे। वो जो बस मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी, पूरी बस शीशे की, लग्जरी। दोस्तों, जब मैं होटल पहुंचा, अभी तो एक्साइटमेंट आना बाकी है, जब मैं होटल पहुंचा, होटल पहुंचने के बाद वाकई में मुझे शर्म आ गई। अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था। एमएनसी में काम करता था और मैंने देखा ऐसा भी होटल होता है। वो ट्विन टावर आपने देखा है ना मलेशिया में, शायद सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन वर्ल्ड, उतना ऊंचा एक बिल्डिंग। कहते यही हमारा होटल है, होटल बरजाया। 46th फ्लोर पे हमें रूम मिला, 46th फ्लोर। और जब मैं रूम के अंदर एंट्री किया, वाकई में मैं उस रूम के लायक नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि मैंने जो कपड़े पहन रखे थे उस लेवल के नहीं थे कि उस कमरे में मैं बैठूं। ब्रांडेड नहीं थे कपड़े। इतना आलीशान कमरा। मलेशिया में जो हमने एंजॉयमेंट करा, जो लग्जरी लाइफ देखी, जो मोदी केयर कहता है कि आपको लग्जरियस लाइफ देता है, वाकई में वो कहता नहीं, वो करके दिखाता है। ये तो मान गया था मैं। वहां से आते वक्त, वापस आते वक्त, मैंने और मेरी वाइफ ने बोला कि भी अब क्या सोचा है, कैसे करना है इन फ्यूचर में मोदी केयर को। टफ डिसीजन था बड़ा मुझे, मेरे लिए बनाना, क्योंकि सैलरी थी 60,000 रुपया तब,
मोदी केयर से करीब 40 से 45 हजार के आसपास आ रहे थे, करीब 1 लाख रुपए इनकम आ रहा था। जॉब छोड़ दूंगा, सैलरी चली जाएगी, तो 1 लाख की जगह सीधा मैं 45 हजार पे आ जाऊंगा। 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो भी हमने अपना इंश्योरेंस बोल लीजिए, जो खर्चे रखे हुए थे वो लाख रुपए के हिसाब से थे। बड़ा टफ डिसीजन था, लेकिन अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपनी वाइफ का, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि प्रदीप जी, आप मोदी केयर देखो, घर मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी, आप बस लग जाओ, जो आपने सोचा कर लो, मैं आपके साथ हूं। और मैंने 2014 में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन डाला, मेरे बॉस ने मुझे बोला, ये क्या कर रहे हो प्रदीप, बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो, मत करो ऐसा। आज की डेट में नौकरी पाना मुश्किल है ही नहीं नौकरी, और तुम नौकरी छोड़ रहे हो, 60,000 की नौकरी, नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, याद रखना, नौकरी है तो इज्जत है। तुम अभी रिजाइन करोगे, कंपनी अभी तुम्हारा रेजिग्नेशन ले लेगी, और जो 60,000 की नौकरी तुम कर रहे हो, लाइन लगी पड़ी है बाजार में, 30,000 में करने को तैयार है। लेकिन मैंने बोल दिया, सर नहीं, डिसीजन बना लिया है। कहते किस लिए छोड़ के जा रहे हो तुम? मैंने, सर वो मोदी केयर है। कहते क्या करते हो तुम मोदी केयर में? मैंने, सर ऐसे टूथपेस्ट साबुन से ये होता है, या हम दुकान बदलवाते हैं और ऐसा होता है ये वो। तो अब जब आप किसी नॉन एक्सपर्ट से बात करते हो तो क्या रिएक्शन होता है? मेरे मैनेजर का भी वैसा ही रिएक्शन था। मेरा मैनेजर कहते क्या टूथपेस्ट बेचोगे, साबुन बेचोगे तुम इंजीनियर होके? गलत डिसीजन है। शनिवार इतवार कर रहे थे, करते रहो, तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूं, मत छोड़ो। मैं बोला नहीं सर, मन बना लिया है, मैंने तो अपना डिसीजन बताने आया था। तो नौकरी छोड़ दी 2014 में। बड़ा टफ डिसीजन था। अब सुनिए, अच्छा मैनेजर ने बोल दिया, उसके बाद क्या हुआ? मैनेजर के बाद अब बारी आती है किसकी? बड़ी दीदी की। पेरेंट्स नहीं थे, माता पिता स्वर्गवास हो चुका था उनका, अब दीदी ही पेरेंट्स थी। उन्होंने पूरी कसर निकाल ली मेरे ऊपर। मुझे कहते प्रदीप तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग संतुलन में नहीं है। एक फॉरेन ट्रिप क्या अचीव कर लिया, तुम सोचने लगे कि यहां से ही तुम्हारी जिंदगी चलेगी। ये पार्ट टाइम काम है। आज सामान बिक रहा है, कल को सामान नहीं बिकेगा तो क्या करोगे? तो बहुत मुझे डांटा और समझाया, लेकिन अब तो डिसीजन तो बना लिया था। एक बार जो कहते हैं ना कमिटमेंट कर दी, तो अब हम अपनी भी नहीं सुनेंगे। अच्छा मेरी छोड़िए, अब घर में बहू जो है, मेरी वाइफ को भी खूब सुनाया। कहते हैं वो तो पागल हो गया है, तुम तो समझदार हो, तुम तो घर की बहू हो, तुम समझा सकती थी, तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे चलेगा घर? तो ये भी झेलना पड़ा। चैलेंज लिया, फुल टाइम काम किया। जो सैटरडे संडे था, अब पूरे दिन काम किया, पूरा हफ्ता काम किया, सुबह शाम दिन रात बाइक भगाई, बिजनेस प्लान बता, ये प्रोडक्ट ले, डेमो कर। और उसी का नतीजा है आज कि मैं 13 विदेश यात्रा अचीव कर चुका हूं। शंघाई, मलेशिया, बैंकॉक, टर्की, लंदन, मॉस्को, दुबई। 10 लाख रुपया पर मंथ इनकम है। कंपनी की तरफ से 2 लग्जरी गाड़ी, टॉप मॉडल इनोवा क्रिस्टा, होंडा सिटी अचीव किया। और एक ड्रीम घर, हालांकि मेरा घर बहुत अच्छा है, लेकिन एक जो ड्रीम घर, सपनों का घर क्या होता है, मेरे लिए मेरा सपनों का घर पहाड़ों के बीच में, 2 वैली के बीच में था। जो मैं कभी कभार पोस्टर में आप देखते हैं ना, 2 पहाड़ों के बीच में झरना बह रहा है, एक वैली में आपका घर है। माता रानी के आशीर्वाद से एक जगह बुक की है उत्तराखंड के रानीखेत में, वहां पर मेरा ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। तो ये जो सपने हैं, अच्छी लग्जरी वॉचेस पहनने का, वो भी सपना पूरा हो रहा है। तो ये जो सपने हैं ये पूरे हुए,
सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट से, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से। लेकिन अगेन आसान नहीं था। पहले तो जो मैनेजर ने बोला सो बोला, उसके बाद रिलेटिव्स ने जो बोला सो बोला। अब बारी आती है किसकी? गेस कीजिए। अब बारी आती है उन लोगों की जो आपके साथ आपके दोस्त होते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया और बोला, अच्छा अब साबुन शैम्पू बेच रहे हो तो एक काम करना, मेरा तो पानी का बिजनेस है, जब तुम साबुन शैम्पू बेचोगे तो मेरी पानी की बोतलें भी साथ में बेच देना। एक फ्रेंड है, ट्रैवल का काम है, वो कह रहा है यार एक काम करो, जब तुम ये सब बेच ही रहे हो तो मेरा ये हॉलीडे पैकेजेस भी बेच देना। अब समझिए कितना गुस्सा आता उस वक्त। लेकिन उस गुस्से को मैं पी गया, उस गुस्से को पी गया और उसको एक चैलेंज के रूप में मैंने लिया कि अब तो प्रूफ करके ही दिखाना है। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज था, मेरे दादाजी नेटवर्कर थे, मेरे पिताजी नेटवर्कर थे, सक्सेसफुल नेटवर्कर थे, तो मेरे अंदर भी उनका खून है, मैं भी साबित करके दिखाऊंगा। और मैंने किया। मैंने इनकम हुई मेरी। लेकिन मैं एक चीज और बात बोलना चाहता हूं, मेरे अंदर बड़ा ईगो था। क्या ईगो था? ईगो ये था कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे तो जीन्स में है ना नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी करते थे, तो मेरे तो जीन्स में ही है। मुझे सब पता है, मोदी केयर कैसे किया जाता है मुझे पता है, क्या करना है। भाई एक व्यक्ति के घर में कोलगेट आ रहा है तो कोलगेट की जगह मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट्स पेस्ट ही तो देना है, बदलवा देंगे। भाई उसके घर में लाइजॉल आ रहा है तो लाइजॉल की जगह हमने मोदी केयर का स्टेरी क्लीन ही तो देना है, चेंज करवा देंगे। भाई उसके घर में लक्स का साबुन आ रहा है, लक्स का साबुन ना इस्तेमाल करके मोदी केयर का व्हाइट पर्ल सोप ही तो देना है, करवा देंगे। क्या है, आसान काम है। लेकिन ऐसी सोच लेके मेरी इनकम तो हो रही थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं इनकम हो रही थी जो मैंने सोचा था। जैसे कि अनूप जी ने बताया, हाँ बिल्कुल, मेरा कोई अपलाइन नहीं है, मैं डायरेक्ट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं। आज मोदी केयर में सिर्फ 6 ही ऐसे आईडीज हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे साथ एक चैलेंज भी आया कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो मैंने एक मैनेजमेंट के एक व्यक्ति से पूछा कि बॉस मुझे बताइए कि मैं इनकम कैसे करूं, मैं देख रहा हूं मेरे आसपास इतने लोग लाखों रुपए में इनकम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मोदी केयर की मीटिंग्स में तो आइए, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल मोदी केयर होता कैसे है। जब मैंने मोदी केयर की मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता लगा कि वाकई में मुझे ये चीज नहीं पता थी। और मुझे 100% जो मेरी पहले श्योरिटी थी कि मुझे सब कुछ आता है, 100% सब कुछ आता है, तो मेरी धारणा गलत हो गई। मीटिंग्स अटेंड करने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे तो सिर्फ 50% आता और 50% नहीं आता। मैंने कुछ और मीटिंग्स अटेंड करी। कुछ और मीटिंग्स अटेंड करने के बाद मेरी थिंकिंग और चेंज हो गई, मेरी सोच और बदल गई, और मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 20% आता है, 80% नहीं आता। मैंने बड़े बड़े सेमिनार्स जब अटेंड करे तो वाकई में मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं, मेरी सोच बदल गई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे 98% इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि बिजनेस चलता कैसे है, काम कैसे करता है। फिर मैंने सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ा, जो मैं पहले नहीं कर रहा था। जैसे मैं सिस्टम के साथ जुड़ा, बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाता है, डेमोस कैसे दिखाया जाता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, तब मुझे थोड़ी सी सफलता मिलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी भी उस लेवल की सफलता नहीं मिल रही थी जिस लेवल की मैं सोच रहा था। मेरी सोच ही अलग थी। मेरी सोच थी मुझे 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है, मैं वो सोच रहा था। और मेरे आसपास कई लोग ऐसे थे जो 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए कमा रहे थे और ज्यादा कमा रहे थे। मैंने उनसे सलाह ली, मैंने बोला कि आप लोग क्या करते हैं ऐसा। चाहे सुरेखा मैडम से ही आप ले लीजिए, मैंने सुरेखा मैम से पूछा। सुरेखा मैडम मेरे पापा की बहुत अच्छी दोस्त थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं मुझे मुझे क्या करना क्या चाहिए, आपकी इतनी ज्यादा इनकम होती है, मैं भी तो बिजनेस प्लान दिखा रहा हूं, मैं भी तो डेमो दिखा रहा हूं, लेकिन मेरी इनकम नहीं हो रही, क्या करूं। तो जब उनके साथ बैठा, उनसे बातचीत करा,
तब मुझे पता लगा कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स, यही एक कम्युनिकेशन स्किल की गलती होने की वजह से मुझे दूसरे लीडरों से अलग कर रहा था। अब क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स? मैंने कैसे काम करा कम्युनिकेशन स्किल्स पे, मैं बताऊं आपको। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। मुझे जब भी मैं किसी को बिजनेस प्लान समझाने जाता था, मैं अगर उसने बिजनेस मोदी केयर का प्लान समझने के बाद अगर उसने मोदी केयर नहीं लिया, मैं गुस्सा आ जाता, मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर हो जाता था। और मैं क्या करता था, तुरंत उसका नाम जो है अपनी फोन बुक की डायरी से हटा देता था कि मैं तो इतनी इनकम कर रहा हूं, 1 लाख रुपए इनकम कर रहा हूं, क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी, कट। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? इससे प्रॉब्लम होती थी कि इन फ्यूचर के जो दरवाजे थे उससे बात करने का, अपॉर्चुनिटी थे, वो बंद हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी गलती मैं करता था। लेकिन इसमें मैंने बदलाव करा, थोड़ा अपने आप को शांत करने की सोची। हर वक्त यही सोचता था कि किस तरीके से मैं अगली बार उससे बात करूं तो शायद अगली बार ट्राई करूं तो बात बन जाए। तो ये पहला बदलाव करा, अपने गुस्से पे काबू पाया। दूसरा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनता था। लोग आते तो थे, मेरे साथ काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अब आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति की प्रॉब्लम है, या समझ ले मेरी टीम में कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है कि मेरे पिताजी या माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तब भी मैं उसको टारगेट देता था कि नहीं आपने मोदी केयर करना, आपने ऐसे करना है, वैसे करना है। तो क्या होता था, वो व्यक्ति क्या सोचता था कि इसको तो अपने बिजनेस की पड़ी है, इसको सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से मतलब है, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो लिसनिंग जो स्किल्स थी मेरे अंदर नहीं थी। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि उसके पापा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको समझिए, बोलिए हाँ ओके, मुझे पता लगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप माता पिता का ख्याल रखिए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो ये बदलाव मैंने अपने अंदर करा और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि मैं जब उनको सांत्वना देता था, उससे क्या होता था, उनका एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे प्रति जागता था, और इन फ्यूचर में वो मेरे से बात करते थे और वो मेरे साथ काम करना भी स्टार्ट किए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कभी भी किसी को एप्रिशिएट नहीं करता था, किसी की तारीफ नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने वीडियोस के माध्यम से देखा कि आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, एप्रिसिएशन क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है, आप लोग नहीं करते तो करिए। एप्रिशिएट जब आप करते हैं, चाहे आप दुश्मन की भी अगर आप तारीफ कर दें, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी सारी बातें सुनेगा। फिर आखिरी काम मैंने क्या करा, जो मेरे साथ एक चैलेंज आता था, सिर्फ और सिर्फ मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता था। पहले तो जहां भी जाता था नेटवर्किंग चालू, नेटवर्किंग, मोदी केयर बोलता था। नहीं, मैंने ये भी सीखा कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए दूसरे फील्ड्स की भी। इसलिए मैंने वीडियोस में देखा और मुझे पता लगा कि भाई अगर आप डेली 10 मिनट पेपर पढ़ते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में जानते हैं, तो आप किसी भी ग्रुप में जाके उस ग्रुप का डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं और उस डिस्कशन को उस मोड पे लेके जा सकते हैं जो आपका मोटिव है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। आपको अगर सब फील्ड की नॉलेज होती है ना, तो बात आपकी लोग सुनते हैं। तो ये मैंने अपने अंदर बदलाव करे। तो जब मैंने ये बदलाव करे तो मैंने सब कुछ पाया, चाहे मेरा ड्रीम घर हो जाए, लग्जरी वॉचेस हो जाए, लग्जरी गाड़ी हो जाए, 10 लाख रुपए इनकम हो जाए, ये सारी की चीजें पाई। अब मेरा सपना बदल गया है। ये सारी चीजें तो मिल गई हैं, अब मेरा सपना है कि 2022 से पहले पहले मैं अपनी टीम में कितने लोगों को जीबीडी बना सकता हूं। और जीबीडी ऐसे नहीं, मिनिमम 5 लाख रुपया मिनिमम अर्निंग से जीबीडी बना सकता हूं। ये मेरा टारगेट है। जब पोस्ट बड़ी हो जाती है तो आपके सपने भी बड़े हो जाते हैं दोस्तों। और मैं अपनी इनकम जो 10 लाख है, मैंने टारगेट लिया है 50 लाख पर मंथ इनकम का टारगेट लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं सर ने, प्रदीप जी ने, शायद हम भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि एक ही बार अगर आपने मेरी जो सिस्टम है इसको अगर फॉलो करेंगे,
तो शायद आपको सक्सेस ना मिले। इसमें वक्त लगेगा, मुझे वक्त लगा है तो आपको भी वक्त लगेगा। ये ओवरनाइट एकदम से नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए होती है। किसी को 2 महीने ज्यादा लग सकते हैं, किसी को 2 महीने कम लग सकते हैं, लगेगा। ये तो वो आम का पेड़ है दोस्तों, जो हमने पौधा लगाया, अगले दिन से आम की अगर इच्छा करेंगे तो गलती आम के पेड़ की नहीं है, गलती हमारी है, हमारी सोच ही अलग। आप उसको 3 साल दीजिए, तब जाके उस आम के पेड़ में फल लगेंगे। फिर आपको उसकी केयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच बीच में थोड़ा पानी देना। तो आप मोदी केयर को सिस्टम के साथ करिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं मैं अपनी बातों को, अच्छा ठीक है, जैसे सारे करते हैं क्या मैसेज, एक मैसेज देना। हालांकि ये तो मैंने अपनी स्टोरी बताई है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को सक्सेस नहीं मानता हूं इस बिजनेस में। ये अभी भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं सक्सेस तब मानूंगा जिस दिन मैं अपने आप को 50 लाख रुपया पर मंथ इनकम पे लाऊंगा, और मैं कम से कम अपनी टीम से कम 100 लोगों को 5-5 लाख रुपया पर मंथ इनकम करा के दिखाऊंगा, तब मेरी सक्सेस स्टोरी जागेगी। तो उसके लिए, उस दिन के लिए वेट कीजिएगा। और मैं तब अनूप सर से बोलूंगा कि प्लीज सर, एक मौका जरूर दीजिए आपके सेशन पे सक्सेस स्टोरी बोलने का। ये मैं आज आपको अपनी जर्नी बताई। और मैसेज की बात करूं तो मैसेज देके मैं अपनी तरफ से ये सेशन को समाप्त करूंगा। वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति कहता है कि मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन इनकम नहीं हो रही है। तो दोस्तों चलिए, पता नहीं आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है कि नहीं है। जिन लोगों ने स्टोरी सुनी है, ठीक है, अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनके लिए ये स्टोरी है। एक बार एक किसान की बात कर रहा हूं। एक किसान खेत पे बैठा हुआ था, खेत में बैठे रो रहा था और भगवान को कोस रहा था, हे भगवान, तूने मेरे साथ गलत किया। मैं जब भी खेती करता हूं, कोई भी फसल उगाता हूं, तुम आंधी और बेवजह आंधी और तूफान ले आते हो, मेरी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। तुम ये गलत करते हो। कोस रहा था भगवान को। तो भगवान ने सुनी बात, भगवान नीचे आए। भगवान ने बोला कि बोलो बेटा, तुम मुझे क्यों कोस रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हारी। कहते, हे प्रभु, तुम तो किसान नहीं हो, तुम्हें तो नहीं पता कि कैसे गेहूं बोई जाती है, किस तरह से खेती करी जाती है, तुम्हें तो नहीं पता। हम किसान हैं, हमें पता है। तो तुम क्यों बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान लेके आ जाते हो। इससे पता है मेरा कितना नुकसान होता है, मेरी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है, आधी फसल खराब हो जाती है, आपको पता है। तो भगवान ने बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो। कहता, प्रभु, ये मौसम का जो कंट्रोल है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो आप किसान तो नहीं हो, इसका कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। भगवान ने बोला, अच्छा तो तुम संभाल लोगे। कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से संभालूंगा, आप कंट्रोल दीजिए। तो कहता, ओके तथास्तु, दिया, जाओ संभालो। आज से तुम जैसा वेदर चाहोगे वैसा ही वेदर हो जाएगा, वैसा ही मौसम बना रहेगा। ठीक है, ओके। किसान खुश, भगवान चले गए। अब किसान कहता है, देखा, अब मैं करूंगा खेती। तो सबसे पहले उसने क्या करा, सूरज देवता से बोला कि हे सूरज देवता, तुम थोड़ी देर के लिए छिप जाओ, मुझे खेत में हल चलाना है। तुम जब बाहर निकले होते हो तो धूप से मेरा रंग काला हो जाता है, मैं पसीना पसीना हो जाता हूं, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं, तो थोड़ी देर के लिए तुम छिप जाओ। तो सूरज देवता छिप जाते हैं, वो छाया में हल चलाता है। उसके बाद उसमें बीज बोता है। उसके बाद वो कहता है, हे इंद्र देवता, तुम बारिश कर दो, क्योंकि मैंने बीज बो दिए हैं, अब इसको पानी की जरूरत है। तो इंद्र देवता बारिश कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है, अब रुक जाओ, थम जाओ। फिर सूरज देवता को कहता है, सूरज देवता आ जाओ, अब मैंने बीज बो दिए हैं, तुम्हें
रोशनी देनी है, धूप दिखानी है, ताकि मेरे जो बीज हैं उसमें से पौध निकले, सूरज देवता आ जाते हैं। यही प्रोसेस वो चलता रहता है, यही प्रोसेस करता रहता है, और वो खेत के कोने में बैठ के आराम से चारपाई लगा के सोता है। जब उसने मक्के की फसल लगाई थी, मक्का लगाया था, अब 3 से 4 महीने में मक्का तैयार हो जाता है। अब जैसे ही मक्का तैयार हो जाता है, बड़े बड़े हरियाली वाले उसकी खेत होती है, हरा भरा खेत हो जाता है, वो बड़ा खुश होता है और कहता है, देखा ना, मैंने ना कहा था कि अगर मेरे पास कंट्रोल रहेगा ना तो खेत कितने बढ़िया हो जाएंगे। ये देखो कितनी खिलखिलाती खेत आई है। वो खुशी के मारे एक मक्का तोड़ता है, मक्का को जैसे ही छीलता है, देखता क्या है, मक्के के अंदर तो फल ही नहीं है, मक्का खाली। अब वो फिर से हैरान रह जाता है कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो वैसा वैसा किया जैसा जैसा जरूरत थी, तो मक्के के अंदर फल क्यों नहीं लगा। फिर से वो रोता है और भगवान को कोसता है, हे भगवान, तुमने गलत करा मेरे साथ। फिर भगवान आते हैं नीचे, भगवान कहते हैं, अब क्या हुआ, तुमने जैसा चाहा वैसा किया, अब क्या प्रॉब्लम है। कहते भगवान, मैंने वैसा ही किया जैसा एक खेत को जरूरत थी, लेकिन मेरे मक्के में फल क्यों नहीं लगे, बताइए। जब आप करते थे तब तो खेत में फल लगते थे, कुछ खराब हो जाते थे, लेकिन बाकी खेत में तो फल लगते थे। कहते, भगवान का जवाब सुनिएगा। भगवान ने कहा कि हे बेटा, तुमने सब कुछ करा, लेकिन एक काम नहीं किया जो मैं करता था। वो क्या? मैं जब तुम्हारे खेत में आंधी और तूफान लेके आता था, तब तुम्हारे वही छोटे छोटे पौधे जो हैं, डर के मारे वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों को गाड़ लेते थे। जब जमीन के अंदर वो अपने आप को गाड़ लेते थे कि वो मजबूत हो जाए, उस मजबूती से उनके ऊपर फल लग जाते थे। ये तुमने नहीं करा। तो दोस्तों, आज के इस मैसेज में अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ता हूं, तो क्या हम भी यही नहीं सोचते कि डेली मैं एक मीटिंग लूं और वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए, मेरे बगैर कहे लोग लॉयल्टी कर लें, मैं मीटिंग में ज्वाइन हूं चाहे ना हूं, लेकिन मेरी टीम ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर ले, डेली वो मीटिंग करे, मैं मीटिंग करूं ना करूं। यही तो हमारी सोच है। सब कुछ होता रहे, मैं घर में आराम करूं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। भगवान आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। हर बार वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। यही मैंने सीखा, यही मेरा एक्सपीरियंस मैंने सीखा। हर बार वो रिजल्ट नहीं आएंगे। भगवान आपको हर बार एक परीक्षा लेता है, ताकि जो आपकी टीम है वो आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से सीख सके। आप बोल सके कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। भगवान ने मुझे सिखाया, तुम्हें भी भगवान सिखाना चाहता है। भगवान ने मुझे मजबूत किया, भगवान ने मेरी परीक्षा ली, तुम्हारी भी परीक्षा ले रहा है। टाइम लगेगा, रातों रात कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो जाता। वक्त चाहिए, पेशेंस रखिए, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहिए। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, मेरी तो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो गई है, मैं क्या करूं। दोस्तों, मेरी भी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैंने एक ऐसी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है जो कभी खत्म नहीं होगी। क्या? सोशल मीडिया। जब से मैंने फेसबुक को और यूट्यूब में अपने वीडियोस, अपने पोस्ट डालने स्टार्ट करे, तब से लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हुए। मैंने अच्छे अच्छे पोस्ट डाले, ये नहीं कि हर बार ज्वाइन करें मोदी केयर और अपना फोन नंबर डाल दिया, वो बेकार पोस्ट है। आप अच्छी बातें लिखिए कि आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली में इस कोरोना काल में, थैंक्स टू मोदी केयर। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली हुई है जब लोगों की जॉब्स जा रही हैं, थैंक्स टू मोदी केयर। ये इनडायरेक्ट मैसेज जो होता है, लोग पढ़ते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप ऐसा काम क्या कर रहे हैं, और आपके साथ वो लोग जुड़ना चाहेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया को अपना नहीं लिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आज ही इस सोशल मीडिया को एक्सेप्ट करें, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को
बनाएं उसको और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। पता नहीं मैं आप लोगों को अपनी बात समझा पाया कि नहीं समझा पाया, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। अनूप सर से मेरी जब भी बात होती है, अनूप सर की बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है, पूछिए मत। मैं अनूप सर से, जब अनूप सर ने मुझे बोला कि प्रदीप जी आपको आना है, मैंने बोला सर मैं इस लायक नहीं बनाऊं, मैं इस लायक नहीं बनाऊं कि मैं आपके सेशन में आऊं, क्योंकि आपके सेशन में इतने सारे जीवीटी हैं, मैं कैसे समझा पाऊंगा, मैं बीच में चुप ना हो जाऊं, मैं हड़बड़ा ना जाऊं। अनूप सर ने बोला चिंता मत करो आप, मैं हूं ना। तो अनूप सर आज के सेशन मैं टोटली आपको डेडिकेट करता हूं और मैडम को डेडिकेट करता हूं। बस आपको देख के मुझे हिम्मत मिली और मैं आपको अपने सामने अपनी आज तक की जर्नी शेयर कर पाया। थैंक यू सर।